जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके में आपका स्वागत है। आज हम बिहार एसटीईटी और बीपीएससी टीचर के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 9th और 10th का, उसका हम डिस्कशन करेंगे, सोशल साइंस का। ठीक है, और ये चौथा सेट है। इससे पहले हम 3 सेट करा चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था। ठीक है ना, देखिए पुराने ज़माने में जो हवा से चलने वाले जहाज थे वो सबसे पहले बनाया था कैरावल। जो जहाज नाम है वो किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगाली के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा। ठीक है ना, और ये किस पर चलते थे? ये कंपास दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग करके लोग नाविक एक देश से दूसरे देश जाते थे और व्यापार करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई? ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी थी कहाँ की? ब्रिटेन की थी। ठीक है ना, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1600 ईस्वी की हुई थी। ठीक है, और ये केवल 15 वर्षों के लिए हुई थी। ठीक है, और 217 पार्टनर के साथ इसको शुरुआत किया गया था। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है ना, तो प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में। अगर इससे पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आगमन किया था, कब आया था, तो यह था अगस्त 1608 ईस्वी में। कब आया था? अगस्त 1608 ईस्वी में। ठीक है, उत्तम आंसा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? उत्तम आंसा मतलब केप ऑफ गुड होप इसको बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये केप ऑफ गुड होप क्या है? ये दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका महादेश है उसके नीचे की तरफ से आए थे, उसी को हम केप ऑफ गुड होप करते हैं। ठीक है ना, उसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोमिया डियाज ने। किसने की थी? बार्थोलोमिया डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ठीक है, और वे कहाँ का व्यापारी था? वे पुर्तगाल का था। कहाँ था? पुर्तगाल का था। ठीक है ना, कहाँ का था? पुर्तगाल का था। इसी के थ्रू 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है ना, वास्को डी गामा भारत आया था। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? ठीक है ना, कॉमन सेंस। देखिए तो कॉमन सेंस की रचना सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था? टॉमस पेन ने। किसने किया था? टॉमस पेन ने। ये कौन थे? ये एक अमेरिकी दार्शनिक और विचारक थे। ठीक है ना, क्या थे? दार्शनिक और विचारक थे। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? ठीक है ना, देखिए अमेरिका जो स्वतंत्रता संग्राम चला था वो चला था 1775 से लेकर 1783 ईस्वी तक। ठीक है, और इसकी आज़ादी हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। इसलिए 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। किससे आज़ाद हुआ था? ये ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि आधुनिक विश्व में सबसे पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रयोग कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और पहला जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे। ठीक है ना, और किस समझौते के साथ अमेरिका आजाद हुआ था? पेरिस समझौता के अनुसार। ठीक है ना, कब हुआ था? किसके? 17 पेरिस समझौता के अनुसार। ठीक है ना, 1783 ईस्वी में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में बोला। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है गौरवपूर्ण क्रांति, बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। ठीक है ना, 1688 में। क्या हुआ था? इसके अंतर्गत इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स द्वितीय संसद पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है ना, उस पर अपना अधिकार प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। ठीक है ना, तो उसको क्या किया गया? उसको राजगद्दी से अपदस्थ कर विलियम तृतीय को राजगद्दी पर बैठाया गया। इसको हटा दिया गया और विलियम तृतीय को राजगद्दी पर बैठाया गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? गौरवपूर्ण क्रांति, या इसी को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है? ठीक है ना, देखिए जनजातियों की सर्वाधिक आबादी आपको मिलेगा अफ्रीका महादेश में। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से 8 जनजाति रहती है और सबसे ज़्यादा संख्या में जनजाति का नाम है हौसा जनजाति। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा संख्या किनका है? हौसा जनजाति का। भारत में करें तो सबसे ज़्यादा जनजाति रहते कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है,
पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, ठीक है ना, पहला संथाली जिन्हें अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। देखिए अंग्रेजों पर हथियार उठाने वाले संथाली का नाम है तिलक मांझी। क्या नाम है? तिलक मांझी। इन्होंने 1770 से लेकर 80 के दशक में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है ना। इसने अंग्रेजी अधिकारी क्वीन क्लीवलैंड को मार दिया था, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला कौन था? तिलक मांझी। चुआर विद्रोह कब शुरू हुआ था? चुआर विद्रोह, ठीक है ना। देखिए चुआर विद्रोह शुरू हुआ था कहाँ? आपका बंगाल में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? बंगाल में शुरू हुआ था, ठीक है ना। और उसके नेतृत्वकर्ता का नाम क्या थे? रघुनाथ महतो। क्या नाम था? रघुनाथ महतो जी के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 1771 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। इसका चुआर विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था या कारण क्या था? ये आदिवासी क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों का एंट्री हो जाने के कारण उसका दमन हो रहा था, जिसके कारण चुआर विद्रोह हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन की अगर बात करें तो, ठीक है ना। देखिए बस्तर आंदोलन हुआ कब था? बस्तर आंदोलन 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हुआ था, ठीक है ना। और उसके जो प्रमुख करता थे उनका नाम था गुडाधुर प्लस लच्छू उइके। नाम उनका दो व्यक्ति थे, गुडाधुर और लच्छू उइके। इन्होंने बस्तर आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? कोल विद्रोह की बात आपको कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा कोल विद्रोह में शामिल था, ठीक है ना। तो कोल विद्रोह हुआ कहाँ था? ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था कोल विद्रोह, ठीक है ना। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। और इसके जो मुख्य जो थे उनका नाम क्या था? बुद्ध भगत। क्या नाम था? बुद्ध भगत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही होगा। ऑप्शन सी क्या? बुद्ध भगत। इसके अलावा भी और थे, मदारा महतो, जुआ भगत, ये सब कोल विद्रोह में शामिल थे, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था? आपसे क्वेश्चन पूछा है कोल विद्रोह कब हुआ था, ठीक है ना। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से लेकर 32 के बीच में, ठीक है ना। 1831-32 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश को, यहाँ पर डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो धान के रूप में किसको जाना जाता है? चावल को। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चावल को धान के रूप में जाना जाता है। अब धान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन आपको देता है? विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादक देश चीन है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा निर्यातक देश कौन है आपका? भारत है। निम्नलिखित में से कौन देश चावल का प्रमुख उत्पादक देश है? देखिए उत्पादक देश में आपका क्या हो जाता है? सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ठीक है ना। सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है आपका? चीन है। कहा जाता है चावल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? चीन की जन्मभूमि से हुई थी, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? वो भारत करता है, ठीक है। कौन सा करता है? भारत करता है। भारत में कुल फसल उत्पादन क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? मतलब कितना प्रतिशत तिलहन उत्पादन भारत में होता है, ठीक है ना। तो भारत में अगर बात करें तिलहन का, तो उसका उत्पादन कितना प्रतिशत है? 12%। कुल उत्पादन का 12% भाग तिलहन उत्पादन होता है, ठीक है ना। और इस तिलहन में भी सबसे ज्यादा किसका होता है? मूंगफली का, ठीक है ना। और मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ आपका? गुजरात में, ठीक है। सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 12। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसलों का सही उदाहरण है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन रबी और खरीफ के बीच में आपका होता है, ठीक है ना। तो सबसे खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा हो गया? चावल, ठीक है ना। खरीफ फसल क्या होता है? ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ठीक है ना। वर्षा ऋतु में बोई जाती है। रबी फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक है ना। तो अगर एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाया जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृक्षारोपण कृषि। क्या बोलते हैं? वृक्षारोपण कृषि। जैसे कि इसका उदाहरण अगर हम लें तो जैसे कॉफी, ये एक क्षेत्र में एक ही उपजाई जाती है। तंबाकू, गन्ना, कपास, नारियल, केला, ये सब एक क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? फाइबर फसल के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है ना।
तो फाइबर फसल मतलब रेशेदार के बारे में आपसे पूछा, तो फाइबर फसल कौन सा है आपका? जूट, ठीक है ना। जूट को हम सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें जूट का, तो सबसे बड़ा उत्पादन भारत में कहाँ पर होता है आपका? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है ना। लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस हम क्या बोलते हैं? राष्ट्र संघ, ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। लीग ऑफ नेशंस की कमजोरियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है ना। तो लीग ऑफ नेशंस का सबसे बड़ा था कि उसके पास कोई सैन्य बल नहीं था। जैसे कि भी संयुक्त राष्ट्र के पास अपना शांति सेना होता है, राष्ट्र संघ के पास कोई सैन्य बल नहीं था। उसे सैनिकों के लिए सदस्य राज्यों पर निर्भर होना होता था। ये सबसे बड़ा फेल्योर का कारण था, ठीक है ना। उसका अपना कोई सेना नहीं था। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल का शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? यूएनओ को, ठीक है ना। देखिए, यूएनओ को शांति का पुरस्कार मिला 2001 में। उस समय महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान। क्या नाम था उनका? कोफी अन्नान था, ठीक है ना। और इसी के साथ जान लीजिए 1998 में यूएन के शांति सेना को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? शांति सेना का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ध्यान रखिए कि यूएन में सबसे ज्यादा शांति सेना में भागीदार कौन है? भारत है, ठीक है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर हम दो बात होती, एक आधिकारिक भाषा, एक कार्यकारी भाषा। तो आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सा है आपका? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है, चाइनीज है, अरबी है और स्पेनिश है। ये आपका आधिकारिक भाषा हो गया। लेकिन अगर कार्यकारी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच, ये दोनों कार्यकारी भाषा हुआ, ठीक है ना। राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने थे? कितने, जब स्थापना हुई थी तो उसके चार्टर सदस्य कितने थे? तो सबसे पहले तो स्थापना कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और चार्टर सदस्य की संख्या कितनी थी? 42 थी, ठीक है ना। चार्टर सदस्य की संख्या आपको 42 थी। अगला क्वेश्चन, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? देखिए, राष्ट्र संघ 1920 के बारे में इसकी चर्चा है। ये जो है, दोनों के बीच में जितनी आबादी थी उसके अनुसार, जैसे कि क्षेत्र के विभाजन के अनुसार उसका विभाजन किया था, ठीक है ना। जिसकी जितनी जनसंख्या थी उसके अनुसार उसको विभाजित कर दिया था। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए, रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग कांड के बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के बाद 1919 में ही रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। और ये था क्या, इसके बारे में समझिए। देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर की जनता ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा कर रहे थे जालियांवाला में, पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला में। और उस पर वहां के जनरल ओडार ने अंधाधुंध गोली चलवा दी, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट कानून 1919 से पारित हुई थी। इस एक्ट में क्या था कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और इसके निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील भी नहीं किया जा सकता। नो अपील नो दलील वाली बात थी वहां पर, ठीक है ना। जब ये रॉलेट एक्ट पास हुआ तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, ठीक है ना। और गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1922 ईस्वी में रॉलेट एक्ट को निरस्त कर दिया। यह भी महत्वपूर्ण है, कब निरस्त हुआ? 1922 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए सरकार ने किस समिति की गठन किया था, ठीक है ना। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों ने हंटर समिति का गठन किया था। किसने? हंटर समिति का। अब इसमें क्या था उसको आप देख लीजिए। हंटर समिति का गठन, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया गया था। और यह घटना कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग। इसमें 5 अंग्रेजी सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। उनका नाम था चिमन लाल, हरिलाल सितवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ठीक है ना।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी एक समिति गठित की थी, किसके अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक समिति गठित की थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस अंतर समिति के बारे में, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है ना। तो इसका जो गठन किया था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है ना। अगर इनके पहले अध्यक्ष की अगर हम बात करें, संस्थापक की बात करें, तो इनका नाम क्या था? MN जोशी। क्या नाम था उनका? MN जोशी, ठीक है ना। इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलिए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति शुरुआत कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ शुरुआत हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और इसकी सबसे व्यवस्थित बात यह है कि उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हो गया था, ठीक है ना। इसी के बाद आपका भाप इंजन का आविष्कार किया हुआ जेम्स वाट के द्वारा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, बिजली के बल्ब एडिशन के द्वारा आपका आविष्कार हुआ, ठीक है ना। ये सब औद्योगिक क्रांति के बाद आई है, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बी एडसन का प्रकाशन कब हुआ था, ठीक है ना। देखिए, इसका जो प्रकाशन हुआ था 1848 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से वर्णित था कि शहरों का पुनर्निर्माण के कारण पर्यावरण में जो होने वाले नुकसान है उसके बारे में इसका वर्णन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पटना का पुराना नाम क्या था, ठीक है ना। तो देखिए, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा भी था, कुसुमपुर भी था और अजीमाबाद भी था। मतलब इस तीनों को पटना का पुराना नाम कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और अजीमाबाद तीनों को हम पटना का पुराना नाम कहा जाता है, ठीक है। पाटलिपुत्र को पुष्पुर और कुसुमपुर अर्थात फूलों की नगरी के नाम से जाना जाता था पुराने जमाने में। पाटलिपुत्र को राजधानी उदयीन के द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था। उदयीन बोलते हैं कि पटना की स्थापना उदयीन ने किया था। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया था उस समय। कालाशोक को ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पटना शहर बसाया। मतलब पाटलिपुत्र पहले था, उसमें कुछ ऐड करके पटना शहर बसाया। और औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम चरण में मोहम्मद अजीम के नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद रखा, ठीक है ना। उसका एक सबसे छोटा बेटा था अजीम, उनके नाम पर पटना अजीमाबाद रखा था। मतलब तीनों नाम था पटना का, ठीक है। भारत में पहली बार कब और कहां धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले अगर पारित की अगर बात करें तो कोलकाता में किया गया था 1863 में, ठीक है ना। कलकत्ता और हावड़ा धुआं उपद्रव अधिनियम 1863 के नाम से पारित किया गया था, ठीक है ना। चलिए, इसका कारण क्या था? उस समय कोयले की खोज हुई थी और कोयले का भरपूर उपयोग उस समय होना शुरू हो गया था, ठीक है ना, जिसके कारण इस नियम को लाया गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, ठीक है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध अंत कब हुआ था? 1918 ईस्वी को, ठीक है ना। उसके बाद यूरोप की स्थिति खराब थी, तो उस समय अमेरिका यूरोपीय देशों को प्रत्येक तरह से लोन देना, उधार देना शुरू कर दिया था। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, ठीक है। लेकिन 1929 से 30 के आर्थिक तंगी के बाद उन्होंने इसको बंद कर दिया था। तो तुरंत बाद किसने पुनर्जीवित करने के प्रयास किया था? अमेरिका, ठीक है ना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। सार्क के मुख्यालय, तो पहले ये जान लिए सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में हुई थी, ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है इसका? काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सदस्य देशों की संख्या कितनी? 8 है। क्यों? कौन सा है? भारत है आपका, नेपाल है, भूटान है आपका, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है और बांग्लादेश है, ठीक है ना। ये 8 देश इसके सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में है, ठीक है ना। चलिए, मुद्रक की तकनीक सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई, ठीक है ना। देखिए, मुद्रक मतलब छापने का तकनीक सबसे पहले आया था किसमें? आपका चीन में। चीन से जापान वाले को मिला और जापान से कोरिया वाले को मिला। तो सही ऑप्शन
क्या हो जाएगा? चीन, जापान और कोरिया। भारत का कुल क्षेत्रफल डैश लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? ठीक है ना, तो कितना है आपका? 32,84,000। ठीक है ना, 32,84,000, 32,84,000। ठीक है ना। अगर हम विश्व की बात करें तो किसका कितना स्थान है? 7वां स्थान है। जनसंख्या की बात करें तो कितना स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है ना। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? आपका रूस का है। ठीक है ना, उसके बाद कनाडा के। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश से अलग करती है? ठीक है ना। देखिए, मैकमोहन रेखा कब खींची गई थी? 1914 ईस्वी में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई थी, और इसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सीमा बोलते हैं। ठीक है ना। अगर और ये भारत के साथ अगर सबसे ज्यादा सीमा से साझा करता है तो बांग्लादेश के बाद दूसरा स्थान किसका है? आपका चीन है। ठीक है ना। भारत और अफगानिस्तान या पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। कौन सी रेखा? आपका डुरंड रेखा है। ठीक है ना। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है ना, धुआंधार जलप्रपात। देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है? देखिए, अमरकंटक की अगर बात करें तो 3 मुख्य नदी निकलती है। एक नर्मदा नदी निकलती है, एक महानदी निकलती है, ऊपर की तरफ आपका सोन नदी निकलता है। ठीक है ना। तो कौन सा नदी नहीं होगा? तो कौन सा नदी नहीं होगा? आपका तापी, जिसको हम ताप्ती भी बोलते हैं। ठीक है ना, ताप्ती नदी। ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्लाई पहाड़ी में है। कहाँ है इसका? बैतूल जिले के मुल्लाई पहाड़ी में। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होते हुए कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ बोलती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? मानसून की बात कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, मानसून शब्द आया कहाँ से? मानसून शब्द आया है मौसम से आया। कहाँ से आया? आपका मौसम से आया। ठीक है ना। और किसके द्वारा शुरू किया गया? ये अरब देशों के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा? अरब देशों के द्वारा। अगर बात करें मानसून का खोज कब हुआ था, तो मानसून का खोज 45 AD में किसके द्वारा? हिप्पलन के द्वारा किया हुआ था। क्या नाम है? हिप्पलन के द्वारा किया गया था। ठीक है। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव मतलब थोड़ा सा दलदली क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना। मैंग्रोव पूरे वायुमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में। भारत में कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। यह पूरे भारत के क्षेत्रफल का 0.15% कवर करता है। लगभग 5,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? ठीक है ना। कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? देखिए, पर्वतीय वन में पाए जाने वाले वृक्ष का नाम देवदार, ओक, चीर, पाइन, जूनियर सब है। ठीक है ना। और ये जो ऑप्शन दिया उसमें कौन सा? चेस्टनट दिया हुआ है। क्या नाम है? चेस्टनट है, जो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर इसमें है, क्या है? ठीक है ना। तो देखिए, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। दाची ग्राम का मूल रूप से हम क्या हम कर, इसका मतलब होता है 10 ग्राम, बहुत छोटा। ठीक है ना। क्या होता है इसका? 10 ग्राम। इसको 1981 ईस्वी में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। ठीक है। क्या बोला था? 1981 ईस्वी में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। ये किसके पास है? डल झील के पास है। अगर भारत का बोले जाए तो सबसे पहला कौन सा नेशनल पार्क था? 1936 में हुआ था। कौन सा? जिम कॉर्बेट। ठीक है। क्या नाम था? जिम कॉर्बेट। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? ठीक है ना। 2001 में पश्चिम बंगाल था, लेकिन 2011 में कौन सा हो गया? बिहार हो गया। लगभग 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। अगर बिहार की भी बात करें तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कौन से जिला का? शिवहर का है। ठीक है। लगभग 1800 के आसपास है। ठीक है। किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? ठीक है ना। जनसांख्यिकी विभाजक का मतलब है जिस समय दशकीय के साथ वृद्धि न होकर घटोतरी हो जाता है। तो वो साल कौन सा था? 1921 साल था। ठीक है ना। कारण कि
इस समय महामारी प्लेग फ्लू फैला हुआ था, जिसके कारण जनसंख्या बहुत लोग मारे गए थे। ठीक है, और कितने की घटोतरी आई थी? 0.31% की घटोतरी आई थी जनसंख्या में। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो, ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले उद्गम स्थल क्या है? ये तिब्बत के मानसरोवर में इसका उद्गम स्थल है। ठीक है ना। उसको उसको हम वहाँ पर किस नाम से जाना जाते हैं? उसको सांगपुर या सापू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जब असम में आता है तो उसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं। जब हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में आता है तो उसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं, और जब गंगा के साथ मिलती है तो इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो क्या नाम है उसका? जमुना। भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? ठीक है ना। भूटान की अगर हम बात करें तो ये कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना। भूटान क्या है? कृषि प्रधान देश है, और इसका 70% भाग क्या है आपका? वन आच्छादित है। इसके साथ ही याद रखिएगा 51% भाग सुरक्षित भाग है, वहां कोई नहीं जा सकता है। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8848 मीटर है। ठीक है ना। मुख्य रूप से ये कहाँ अवस्थित है? ये नेपाल के अवस्थित है, और ये जो आंकड़ा आपको दिया गया 8848, ये चीन और नेपाल का संयुक्त आंकड़ा है। ठीक है ना। अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब चढ़ा गया था? 29 मई 1953 ईस्वी को। ठीक है। भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ठीक है ना। तो देखिए, भूटान की जो अर्थव्यवस्था भी हम लोगों ने पढ़ा है, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। कुल जीडीपी का 2/3 भाग इनको कृषि पर आता है। इसके अलावा वन पर और पन बिजली पर मुख्य रूप से ये आधारित है। ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को सही प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, 1 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलते तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 1000 से। फिर सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से। तो कितना हुआ? 1 पर 5 जीरो, तो मतलब 1 और 1 लाख बोल सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र कहलाता है? कौन सा मानचित्र कहलाता है? यहाँ पर देख सकते हैं, ये नीला है आपका समुद्र है, ये पहाड़ आपका डॉटेड है, मैदानी भाग आपका हरा है, तो इसको हम कौन सा बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। क्या बोलते हैं इसको? भौतिक मानचित्र। ठीक है ना। और इसके मानचित्र के अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? याद रखिए, बहुत आपसे पूछता है। कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? कार्टोग्राफी। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है ना। संभावित संसाधन, रिजर्व संसाधन, विकसित स्टॉक, मतलब ये सभी को हम बोल सकते हैं। विकास संसाधनों का वर्गीकरण इस 3 रूप में हम कर सकते हैं: संभावित, रिजर्व और विकसित स्टॉक। ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश जमा में समृद्ध है। ठीक है ना। तो इस सब प्रदेश में कोयला की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है ना। क्योंकि इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। ठीक है ना। वो खनिज संपदा से भरपूर है। ठीक है ना। अगर बात करें कोयला की, तो कोयला किस चट्टान से बनता है? अवसादी चट्टान से बनता है। ठीक है। यह शुद्ध बोए गए क्षेत्र का पैटर्न एक राज्य से दूसरे राज्य में बहुत भिन्न होता है। डैश में कुल क्षेत्रफल का 80% से अधिक है। ठीक है ना। तो ये कौन से भाग है आपका? पंजाब आता। अब शुद्ध क्या ना, शुद्ध बोए गए क्षेत्र को उस भूमि को क्षेत्र कहा जाता है जिसका उपयोग एक बार की कृषि योग भूमि के लिए किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद नहीं किया जाता, इसलिए शुद्ध बोए गए कृषि कहा जाता है। ठीक है ना। और मतलब कि सबसे ज्यादा कहाँ, कौन सा आपका? पंजाब में है। कौन सा आपका? पंजाब में। SSQ 318 निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? ये एक प्रकार है उसका। ठीक है ना। तो सरसों भी है, तंबाकू भी है, जूट भी है, मतलब सभी आपका SSQ 318 है। ठीक है ना। दुनिया के पानी के कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है, और केवल 2.5% डैश के रूप में। यहाँ पर एक खाली स्थान है, यहाँ पर आपका खाली स्थान है। ठीक है ना।
तो 96.5% कौन है आपका महासागरीय जल है, और उसमें से 2.5% कौन है आपका मीठा जल है। कुल पृथ्वी पर 2/3 भाग क्या है आपका पानी है, ठीक है ना, और 1/3 क्या है आपका धरती है। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो पृथ्वी का कितना हिस्सा आपका पानी से ढका हुआ है, लगभग कितना है आपका 3/4 हिस्सा। क्या है आपका 3/4 हिस्सा लगभग पानी से ढका हुआ, उसको 71% हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या है आपका 71%, ठीक है। पानी की कमी क्या है, पानी के बारे में तो देखो, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग के मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी की संसाधनों की कमी को हम पानी की कमी बोलते हैं। मतलब जिस क्षेत्र में पीने का पानी की व्यवस्था कम हो जाती है, या हम कह सकते हैं पानी का लेयर नीचे हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पानी की कमी, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है, तेल के बारे में, ठीक है ना। तो तेल का सबसे पुराना उत्पादक राज्य कौन है आपका असम, ठीक है ना। असम तेल का सबसे पुराना उत्पादक है। सबसे पहले कहाँ कब हुआ था 1860 ईस्वी में तेल का कुआं खोदा गया था, ठीक है ना, और कहाँ पर असम के डिगबोई में, ठीक है ना। और ये एशिया का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा तेल भंडारण कहाँ है, तो वो आपको दक्षिण अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है ना। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, ठीक है ना। बालाघाट खानों में देखिए, बालाघाट खानों में जो किया जाता है किसका किया जाता है, मैंगनीज का। किसका किया जाता है, मैंगनीज का। यह पूरे भारत का 75% मैंगनीज का उत्पादन करता है, ठीक है ना, 75%। और ये है कहाँ, कौन से राज्य में आपका, मध्य प्रदेश में। किस में आपका, मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में पाए जाने वाले जीव का नाम क्या है, गंगा डॉल्फिन। क्या है आपका, गंगा डॉल्फिन। इसका अगर वैज्ञानिक नाम पता जानना है तो इसका नाम क्या है, प्लाटानिस्टा गैंगेटिका, ठीक है ना, प्लाटानिस्टा गैंगेटिका है, ठीक है ना। गंगा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बना हुआ है आपका, पटना में बना हुआ है, ठीक है ना। पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, ठीक है ना। देखिए, चिपको आंदोलन कब शुरुआत हुई, तो 1973 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड के कौन से जिला में, चिमौली जिला में। क्या नाम था, चिमौली जिला में, ठीक है ना। उसके प्रणेता मुख्य रूप से कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त भी थे गोविंद सिंह रावत, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, ये सब चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है ना। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था आपको, उत्तराखंड के चिमौली जिला में। इसी तरह एक और आंदोलन हुआ था जिसका नाम था, याद रखिएगा, अप्पिको आंदोलन। अप्पिको आंदोलन ये कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था 1980 के दशक में, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, 1980 के दशक में। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार स्थित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है खनिज तेल का भंडार कहाँ स्थित है, असम में, ठीक है ना। असम में, असम के डिगबोई में आपको, ठीक है ना। खनिज तेल बनता किससे, अवसादी चट्टान से बनता है, याद रखिएगा, अवसादी चट्टान से बनता है। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है ना। जैसे सिंगरौली सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र किस पर, मध्य प्रदेश का। कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक है ना। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, एमपी के सिंगरौली, उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में सोनभद्र जिला के आसपास फैला हुआ है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है ना। देखिए, सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी भी है, जूट वस्त्र भी है, कौन सा है, सीमेंट आपको कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक है ना। सीमेंट किस पर आधारित है, चूना पत्थर पर आधारित है। किस पर आधारित है आपका, चूना पत्थर से। चूना पत्थर से बनाया जाता है इसको, सीमेंट को। इनमें से कौन उपभोक्ता योग्य है, ठीक है ना, उद्योग उपभोक्ता योग पर निर्भर है, ठीक है ना। तो ये कौन सा आपका, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग आपको उपभोक्ता उद्योग पर निर्मित है, ठीक है ना। और ये किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। किस पर है, कृषि पर आधारित है। भारत का सर्वाधिक विदेश व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है, ठीक है ना।
तो देखिए भारत का सबसे ज्यादा विदेशी व्यापार किस पर होता है आपका, समुद्री मार्ग से होता है। किससे होता है, समुद्री मार्ग होता है, ठीक है ना। आपसे पूछता है कि सबसे व्यस्ततम नदी व्यापार कौन सा है, तो ये कौन सा है, राइन नदी। याद रखिएगा, राइन नदी सबसे व्यस्ततम नदी है, ठीक है ना, व्यापार के लिए। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है ना। देखिए भारत को कुल 9 डाक क्षेत्र में बांटा गया है। एक भारत का 8 भाग और प्लस एक सैन्य के लिए, तो टोटल कितने हैं, 9 भाग। आपसे पूछा है कितने सर्कल में बांटा गया, तो 23 सर्कल में बांटा गया है। दोनों अलग अलग है, ठीक है, डाक क्षेत्र अलग है, सर्कल अलग है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका, बिहार के हाजीपुर में। कहाँ आपको, बिहार के हाजीपुर में इसको बनाया गया। और ये कब गठित हुआ था, ये 2010 में, ठीक है ना, 10 में, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, ठीक है ना। तो देखिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासेनराम में, और किस राज्य में है, मिजोरम में। यहाँ पर वर्षा 1141 सेंटीमीटर नापी गई है। कहाँ 1141, ठीक है ना। इससे पूर्व यह चेरापूंजी में दर्ज किया गया था, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, ठीक है ना। अगर कोसी को बात करें तो ये कहाँ से आता है, ये नेपाल का एक जगह है जिसका नाम है गोसाई थान, ठीक है ना। इनका उद्गम स्थल है गोसाई थान, नेपाल के गोसाई थान में, ठीक है ना। तो कोसी नदी, इसको मार्ग बदलने में बहुत एक्सपर्ट नदी है, ठीक है ना, जिससे बिहार को बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है ना। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। देखिए काली मिट्टी की बहुत सारा नाम है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पर इसका नाम चार नोजम मिट्टी बोला जाता है। क्या नाम आता है, चार नोजम मिट्टी बोला जाता है, ठीक है ना। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, रेंगूर मिट्टी भी हम लोग बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, लावा मिट्टी भी बोलते हैं, करेल मिट्टी भी बोलते हैं। जल धारण करने की क्षमता इसकी ज़्यादा होती है। तो काली मिट्टी को बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो मुख्य रूप से कौन होता है, काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी, अंतर्राष्ट्रीय पर चारगोजम मिट्टी बोला जाता है, कपासी मिट्टी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में 1952 ईस्वी में की गई थी। कब की थी, 1952 ईस्वी में गई थी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के सबसे पहले 1688 ईस्वी में मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए, बिहार जल विद्युत निगम की स्थापना कब की गई थी, ठीक है ना। बिहार जल विद्युत निगम की स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 ईस्वी में। कब की गई थी, 1982 ईस्वी में। जास जल्सकी किस देश के राष्ट्रपति थे की अगर बात बोला रहा है, ठीक है ना। तो जास जेस्की किस कहाँ के राष्ट्रपति थे, पोलैंड के राष्ट्रपति थे, ठीक है। अगर पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की राजधानी कहाँ है आपका, वार्सा है। पोलैंड की राजधानी आपका वार्सा है। और उसका जो मुद्रा है, उसका मुद्रा का नाम क्या है आपका, जॉल्टी है। ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना, जॉल्टी है, ठीक है। अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन है, आंद्रेज डूडा। क्या नाम है, आंद्रेज डूडा। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी, ये क्वेश्चन दो इसी सेट में 2 बार रिपीट हुई है, प्रीवियस ईयर का है। तो कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है ना। इसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते, याद रखिएगा, ठीक है। लोकतंत्र का सर्वमान्य परिभाषा दिया है किसने, देखिए लोकतंत्र का सर्वमान्य परिभाषा दिया गया किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन करने वाला तंत्र है, ठीक है ना। अब्राहम लिंकन की बात करें तो ये 1861 से लेकर 65 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है ना। इसी के द्वारा इन्होंने दास प्रथा का अंत किया है सबसे पहले, ठीक है। तो किसके द्वारा, अब्राहम लिंकन के द्वारा। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में स्थित है, 76 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था, ठीक है ना। देखिए कम्युनिस्ट शासन किसके द्वारा लाया गया था, माओ त्से तुंग के द्वारा। किसके द्वारा, माओ त्से तुंग के द्वारा, ठीक है ना। और ये कहाँ पर आपका है लागू, चीन में। कम्युनिस्ट शासन एक दलीय पत्ती है, ठीक है, जिसमें एक ही दल होते हैं।
भारत में एकल संक्रमणीय मत पत्ती का चुनाव किसका होता है? एकल संक्रमणीय मत पत्ती का चुनाव, ठीक है ना। तो भारत में चुनाव किसका होता है? भारतीय राष्ट्रपति जी का होता है, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल किस में दिया हुआ है? 52 में दिया हुआ है राष्ट्रपति के बारे में। और चुनाव का जो उल्लेख है वो किस में? आपका 54 में, ठीक है। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? सभी नागरिकों को, ठीक है ना। तो ये हुआ था 1893 में, किसके द्वारा? न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड पहला देश है जो सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश बना था, ठीक है ना। भारत में 1919 ईस्वी में हुआ था। अगर भारत की बात करें तो संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग करने का जो किस आर्टिकल में है? 326 आर्टिकल में है, ठीक है ना। 326 आर्टिकल में। और मिनिमम एज कितना है आपका? 18 साल। अपने अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ठीक है ना। तो भारतीय संविधान में अगर बात करें तो मौलिक अधिकार किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार के साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा का सभापति का पद लिया गया। ब्रिटेन से अगर बात करें तो संसदीय प्रणाली और कानून शासन, एकल नागरिकता लिया गया है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें रूस से, तो रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। क्या से लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ठीक है, राज्यसभा का सभापति यूएस से लिया गया है। राष्ट्रसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। कौन सा होता है? उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, ठीक है ना। अगर उपराष्ट्रपति पद की बात करें तो किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 63 में वर्णित है, ठीक है ना। किसमें? 63 में। भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। किसी सदस्य के मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? देखिए, होने वाले चुनाव को हम क्या बोलते हैं? उपचुनाव बोलते हैं। और ये तभी संभव है जब अगला चुनाव 6 महीना से ज्यादा बचा हो, ठीक है ना। तो ठीक है, 5 वर्ष की अवधि में कोई व्यक्ति मर जाता है, कोई सांसद मर जाता है, और मुख्य जो चुनाव होने वाला है, साधारण चुनाव, वो 5-6 महीने से ज्यादा का है, तब उपचुनाव होता है, ठीक है ना। अगर राज्य का चुनाव 6 महीने से कम बचा हुआ है तब आपका उपचुनाव नहीं होता है। मतदान की कम से कम उम्र क्या होती है? ठीक है, मतदान की उम्र। तो देखिए, मतदान की अगर मूल संविधान में उसका वर्णन है तो कितना वर्ष है आपका? 21 वर्ष है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 को 21 वर्ष से कम करके कितना कर गया? 18 वर्ष कर दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। क्या थे? राजीव गांधी थे, ठीक है। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे? यह आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए, सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव इसलिए हो जाता है कि उस समय बहुत सारा चीज चेंज किया गया, ठीक है ना। मतदान परिचय पत्र लाया गया, किसके द्वारा? टी.एन. शेषन जी के द्वारा, ठीक है ना। और कब कैसे थे? 1990 से 96 तक थे ये, ठीक है ना, टी.एन. शेषन, ठीक है ना। इससे पहले कौन सी थी? उससे पहले एस रामा देवी थे। और याद रखिएगा कि भारतीय चुनाव आयुक्त केवल एक ही है जो महिला बनी है। उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? एस रामा देवी, ठीक है ना। इनसे पहले कौन थी? 90 से पहले एस रामा देवी थी। उसके बाद टी.एन. शेषन 1990-96 बने थे। इन्होंने ही मतदान परिचय पत्र का शुरुआत आम आदमी के लिए किया था, ठीक है ना। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? ठीक है ना। देखिए, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, ठीक है ना। और इसी तरह बिहार से झारखंड कब हुआ था? 12 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है ना। ये तीनों याद रखिएगा। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से, बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ था बंगाल से, और झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, ठीक है। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए, भारत में आपातकाल 3 बार लागू हुआ है। 2 बार बाहरी आक्रमण के द्वारा, तीसरा आंतरिक के द्वारा, कलह के द्वारा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कब लागू हुआ था? 1962 ईस्वी में, ठीक है ना। 1962 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है ना। उस समय क्या था? भारत चीन युद्ध हुआ था तो लागू हुआ था, ठीक है ना। दूसरा बार जो लागू हुआ था
1971 ईस्वी में। उन्हें कैसे कहते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान युद्ध जिसमें भारत इन्वॉल्व था, ठीक है ना। और आंतरिक आपातकाल लगा हुआ था कब, 1975 ईस्वी को, ठीक है, 1975 ईस्वी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, अमेरिका में राज्यसभा को कहा जाता है सीनेट, ठीक है ना। अमेरिका में 50 राज्य है और प्रत्येक राज्य से 2-2 प्रतिनिधि होते हैं। टोटल सीनेट की संख्या कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है ना। और भारत में कांग्रेस जो शब्द है उसको लाने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है, दादा भाई नौरोजी का, ठीक है ना। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, वाद विवाद स्थल, याद रखिएगा। भारत में संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, ठीक है ना। देखिए, कानून की समानता सही है, अस्पृश्यता का आंदोलन ये भी सही है, रोजगार के अवसर की समानता ये भी सही है। आर्थिक बराबरी भारतीय संविधान में नहीं है, मूल संविधान में, लेकिन भारतीय संविधान में नहीं है। पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे, 7वां था आपका संपत्ति का अधिकार, इसमें आर्थिक बराबरी का जिक्र था, ठीक है ना। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को अनुच्छेद 19 से हटाकर उसको हम अनुच्छेद भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया, ठीक है ना। किसमें, 300 के क में डाल दिया गया, याद महत्वपूर्ण रखिएगा। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई, ठीक है ना। देखिए, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को 2002 में 86वां संविधान संशोधन में जगह दिया गया और इसको किसमें, 21 के ए में अनुच्छेद में इसको डाला गया, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की गई, ठीक है ना। ये संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार 51 के क में भी 11वां मौलिक कर्तव्य में इसको जोड़ा गया है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, ये गलत है। यहाँ धर्म की प्रधानता, ये भी गलत है। यहाँ धर्म निरपेक्ष का सिद्धांत है, ठीक है ना। क्या है, धर्म निरपेक्ष का सिद्धांत, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय क्या होता है, ठीक है ना। स्त्रियों और पुरुषों के बीच का अंतर नहीं, समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। इसके साथ साथ भी जान लीजिए कि आर्टिकल 39 में ये वर्णित है कि समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है ना। इसी के साथ याद रखिएगा 2023 में एक महिलाओं के लिए एक अधिनियम आया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है ना। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, याद रखिएगा 106वां संविधान संशोधन था। नए जो संसद बना है उसमें पहला संविधान आया था जिसमें महिलाओं का आरक्षण कितना दिया गया था, 33% आरक्षण देने का प्रावधान है विधानसभा और लोकसभा में, ठीक है। इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, विविधता में एकता करता है, सर्वधर्म संभाव करता है, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, ये हो सकता है, ठीक है। ये आपको मजबूती नहीं, कमजोर करता है लोकतंत्र को। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, इसमें 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी भारत में, वो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को, ठीक है ना। कब हुई, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी की स्थापना हुई थी। इसका नाम पहले क्या था, हाउस ऑफ स्टेट्स, उसको बदल कर किया गया 1954 में राज्यसभा, ठीक है ना। इसका पुराना नाम हाउस ऑफ स्टेट्स था और हाउस ऑफ पीपुल का नाम बदलकर संसद कर दिया, लोकसभा कर दिया गया, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, ठीक है ना। देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं, ठीक है ना। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, ठीक है ना। देखिए, भारत में बहुत सारे दल है, तो इसको हम बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है ना। अगर राष्ट्रीय की बात करें तो भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है ना। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भी है वो क्या है, बीजेपी, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें अमेरिका में तो 2 दलीय पत्ती है, 2 दल उसमें होते हैं। चीन में 1 दलीय पत्ती है, ठीक है ना, जहां लोकतंत्र नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है,
निर्वाचन में भाग लेना है, जनमत का निर्माण करना है, सरकार की आलोचना करना है, सामाजिक आर्थिक आंदोलन को भड़काना, ये उसका राजनीतिक दल का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? आधुनिकता के साथ भारत का विकास। ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है, ठीक है ना। इसी के साथ अगर हम बात करें जनसंघ, जो उसका मुख्य जनाधार है, जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। और अगर बीजेपी की बात करें, जो उसका राष्ट्रीय विंग है, राजनीतिक विंग है, वो कब हुई थी? 1980 में हुई थी। क्या थी? 1980 में। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो देखिए, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक अशिक्षा, निर्धनता नहीं, विकास। सबसे ज्यादा सहायक क्या है? आपका विकास। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? ठीक है ना, किस आधार पर? तो निर्णय में देरी, ये भी एक तरीका है कि देर से आए अच्छा से आए, ठीक है ना। राष्ट्रीय भावना का अभाव नहीं, राजनीतिक चेतना का अभाव, जनमत पर आधारित है। भारत का जो लोकतंत्र है वो जनमत पर आधारित है। लोकतंत्र भी जनमत पर आधारित होता है। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आर्थिक असमता नहीं, मीडिया का नियंत्रण, ये भी नहीं होगा। सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुधारात्मक कानूनों को निर्माण के द्वारा भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, ठीक है। भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन का दायित्व किस पर है? देखिए, निर्वाचन का पूरा दायित्व किस पर होता है? निर्वाचन आयोग पर होता है, ठीक है ना। किस पर होता है? निर्वाचन आयोग। और इसका उल्लेख क्या कहाँ है? संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच आपका दिया गया है, ठीक है ना। अगर बात करें भारत का पहला निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए 25 जनवरी के प्रत्येक साल को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये था आपका पूरा कुछ सेट नंबर 4 का। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।